हेलो, आवाज आ रही है? देखो बेटा, कल हम लोगों ने पढ़ा था वासल कन्वेंशन के बारे में और रॉटरडाम कन्वेंशन, बात नहीं अब। तो कल हम लोगों ने देखा था वासल कन्वेंशन के बारे में और रॉटरडाम कन्वेंशन के बारे में। तो वासल कन्वेंशन किससे संबंधित है बताओ जरा। वासल कन्वेंशन किससे संबंधित है? वासल कन्वेंशन बेटा जो अपशिष्ट हैं, खतरनाक अपशिष्ट हैं, उनके निपटान से संबंधित है, ताकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को बचाया जा सके। ठीक है। और ये कहाँ हो रही है पहली बार? वासल में ही हो रही है, क्या ऐसी बात है? ठीक है। इसे अपनाया कब गया, जरा डेट बताओ। 1989 में अपनाया गया और 1992 में क्या किया गया, इसको लागू किया गया वासल कन्वेंशन। ठीक है बेटा, इसके बारे में ये बात याद रखिए। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जेनेवा में है। फिर बात करते हैं रॉटरडाम कन्वेंशन की। तो रॉटरडाम कन्वेंशन क्या है, किससे संबंधित है? ये हैजार्डस केमिकल्स से संबंधित है, यानी कि जो हैजार्डस हमारे केमिकल्स हैं इनको कंट्रोल करना। ठीक है, ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। ठीक है। तो ये इसका हेडक्वार्टर है बेटा जेनेवा में। और ये कब हो रही है पहली बार? कब हो रही है बताओ? 1998 में भी। और लागू कब हो रही है? 2004 को जो है लागू हुई। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? जेनेवा में। ठीक है। फिर हमने बात की थी UNFCCC की। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC के बारे में बात की। ये किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन की जो कटौती उत्सर्जन होता है, इनमें कटौती से संबंधित है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन की कटौती से संबंधित है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा था ये किसका परिणाम था? अनसेट 1992 का परिणाम। अनसेट मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। उसी के परिणाम स्वरूप UNFCCC को क्या किया गया था? अपनाया गया। ठीक है। तो 1992 में इसको अपनाया गया था। और ये लागू कब हुई बेटा बताओ? तो लागू होने की तारीख क्या है? हाँ, ठीक है। तो मार्च 1994 में क्या हो रही है? लागू हो रही है। ठीक। फिर इसके तहत हमने देखा था एक प्रोटोकॉल हो रही है, उसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो एक शहर है जापान का, और UNFCCC के तहत एक कॉप जो उसकी क्या कहते हो, जो गवर्निंग बॉडी है वो कॉप कहलाती है। तो UNFCCC की बात कर रहे थे और हमने ये देखा था कि इसके तहत जो कॉप है वो क्या कहलाती है? इसकी गवर्निंग बॉडी कहलाती है। और कॉप 3 के तहत क्या हुई थी बेटा? क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी। ठीक है। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट जो है UNFCCC कॉप के बारे में देखेंगे। UNFCCC कॉप। ठीक है। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट UNFCCC कॉप के बारे में देखेंगे। तो पहला कॉप बेटा कहाँ हो रहा है? कॉप 1। तो पहला कॉप 1 हो रहा है इसका जर्मनी, सॉरी बर्लिन में हो रहा है। बर्लिन में हो रहा है कॉप 1। ठीक है। UNFCCC कॉप 1 कहाँ हो रहा है? बर्लिन में। अगर पढ़ना नहीं है बाहर जा सकते, और बैठना है तो कायदे से बैठो। UNFCCC कॉप 1 कहाँ हो रहा है? जर्मनी में, सॉरी बर्लिन में हो रहा है। कॉप 2 कहाँ हो रहा है? कॉप 2 के बारे में पता कहाँ हो रहा है? कॉप 2 जेनेवा में हो रहा है। जेनेवा में हो रहा है कॉप 2। कॉप 3 कहाँ पे हो रहा है? ये क्योटो में हो रहा है। क्योटो में हो रहा है। ठीक है। और इसी के तहत क्या अपनाया गया बेटा? क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया जा रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया। और ये इसकी तारीख क्या थी? 1997 में।
ये जो कॉप 3 हो रही है 1997 में हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद एक कॉप 8 आती है, 2002 में आती है कॉप 8, जो कि कहाँ हो रही है बेटा, भारत में हो रही है, यानी कि नई दिल्ली में हो रही है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है पहले। न्यू दिल्ली में, इंडिया में हो रही है, ठीक है। इतना नोट करो फटाफट। अच्छा, इसकी डेट भी लिख लेना, कॉप 1 की डेट क्या बेटा, 1995 है, ये 1995 में होगी। कॉप 1 की डेट है 1995। फिर इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कॉप है कॉप 30, ये 2007 में हुई है, 2007 में हो रही है कॉप 30। और इसमें क्या हुआ है, पहली बात कहाँ हो रही है, ये देखो, ये हो रही है बाली। बाली कहाँ है, इंडोनेशिया में, बाली में हो रही है। और बाली कहाँ है, ये इंडोनेशिया। इसी कॉप के तहत बाली रोड मैप को अपनाया गया, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, बाली रोड मैप, बाली रोड मैप को अपनाया गया, बाली रोड मैप को अपनाया गया, ठीक है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कॉप है कॉप 16, दो 2010 में हुई, 2010 में हो रही है कॉप 16। ये कानकुन एक जगह है मैक्सिको में, वहां हो रही है, कानकुन मैक्सिको में है बेटा, वहां हो रहा है ये, ठीक है। और इसी के तहत ग्रीन क्लाइमेट फंड को स्थापित किया गया। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसी के तहत ग्रीन क्लाइमेट फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी कि हरित जलवायु कोष, हरित जलवायु कोष को स्थापित किया गया। स्थापित किया गया, ठीक है। आगे जो इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में लिखते हैं। दो 2012 में हो रही है, 2012 में, ठीक है। और ये है कॉप 18, कहाँ हो रही है ये, दोहा। दोहा कहाँ है, कतर में, कतर में। और इसी के तहत क्योटो प्रोटोकॉल के जो द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि है उसको अपनाया गया, ठीक है। इसमें लिखो द्वितीय, ऐसे क्योटो प्रोटोकॉल के, क्योटो प्रोटोकॉल के द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि को अपनाया गया,
अवधि ब्रेकेट में लिखो 2013 से लेके 2020 तक के लिए। अवधि को अपनाएगा। और इसी को कहते हैं बेटा दोहा अमेंडमेंट। दोहा अमेंडमेंट यानी दोहा संशोधन। दोहा संशोधन अगली है कॉप 13 सॉरी कॉप 19 2013 में हो रही है ये। 2013 में हो रही है कॉप 19 और ये हो रही है वार्सा। वार्सा एक जगह है पोलैंड, यह राजधानी है। इस तरीके से वार्सा जो है पोलैंड की राजधानी है। वार्सा पोलैंड। इसमें देखो क्या हुआ, इसमें रेड प्लस के लिए वार्सा फ्रेमवर्क को अपनाया गया। वार्सा फ्रेमवर्क को अपनाया गया। ठीक है बेटा। अगला 2015 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉप 21। ठीक है, कॉप 21 होगा इसलिए कॉप 21। और ये कहाँ होगा? पेरिस में होगा। पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस। और इसी को नाम दिया जाता है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता। हिंदी में क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता। फिर इसके बाद है कॉप 22 की 2016 में हुई। मराकेश जगह है एक मोरक्को में, वहां पे मराकेश। मोरक्को की राजधानी क्या है? मोरक्को की राजधानी क्या है? मराकेश नहीं है, मोरक्को की राजधानी रबत है। इसे एक्शन कॉप या एग्रीकल्चर कॉप के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? एक्शन कॉप या एग्रीकल्चर कॉप के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, इसे एक्शन कॉप या एग्रीकल्चर कॉप के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद क्या करोगे? 2016। फिर इसके बाद जो रिसेंट में कॉप हुई है 2023, उसके बारे में लिखोगे। तो कुल मिला के ये हमारी इंपॉर्टेंट कॉप है और इनके बारे में पूछा जाता है कि 2015 में कौन सी कॉप हुई? कॉप 21 पेरिस में हुई, इसे पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। कॉप 22 मराकेश यानी मोरक्को में हुई है, इसी को एक्शन कॉप या एग्रीकल्चर कॉप के नाम से भी जाना जाता है। और एक बाली रोड मैप वाली है, वो इंपॉर्टेंट है। एक वार्सा फ्रेमवर्क की है जिसमें रेड प्लस को एडॉप्ट किया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉप है। ठीक है, कुछ नहीं। इसको लिखने के बाद आगे आएगा क्योटो प्रोटोकॉल।
ये सब UNFCCC के तहत ही चलेगा, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल से। इसी के तहत हेडिंग डालेंगे क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो एक शहर है जापान में, क्योटो में बेटा जापान में एक शहर, ठीक है, और यहीं पे COP3 का एक सम्मेलन होगा, UNFCCC COP3 का, और इसी के नाम पर क्या, जो जगह के नाम पर इसका नाम दीजिए क्योटो प्रोटोकॉल। और ये सम्मेलन कब हुआ? 1997 में हुआ है, ठीक है, 1997 में हुआ है। COP3 कहाँ हो रहा है? जापान की टोक्यो में, सॉरी जापान के क्योटो में हो रहा है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है बेटा? क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित। किससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल? जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें उनके उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है, ठीक है। इसमें 2-3 बातें याद रखनी है। USA यानी अमेरिका ने इस क्योटो प्रोटोकॉल को कभी भी स्वीकार नहीं किया है या कभी भी सहमत नहीं दी, ठीक है। तो USA नेवर रेटिफाइड द क्योटो प्रोटोकॉल, मतलब कभी भी अपनी सहमति इसको नहीं दी। दूसरा, कनाडा एक जगह कनाडा एक देश का नाम है जिसने 2012 में क्या किया कि इससे अपनी सहमति वापस ले ली, मीन्स क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर आ गया, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के 2 कमिटमेंट पीरियड हैं, यानी कि प्रतिबद्धता अवधि है 2। जो पहली प्रतिबद्धता अवधि है वो 2008 से लेकर 2012 तक के लिए, और क्योटो प्रोटोकॉल का जो सेकेंड प्रतिबद्धता अवधि है वो कब से कब तक की है? 2013 से लेकर 2020 तक की है, ठीक है। इतनी बातें इसके लिए याद रखना है। फिर क्योटो प्रोटोकॉल टारगेट गैसेस की बात करता है, जो 6 गैसों की बात करता है इसके तहत। उसमें पहली गैस क्या है? CO2 है, दूसरी गैस क्या है? मीथेन है, तीसरी गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, और चौथी गैस क्या है इसके तहत? सल्फर हेक्साक्लोराइड है, और 5वीं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और छठी क्या है? परफ्लोरोकार्बन। तो ये 6 गैसें हैं जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पहचाना गया है। अगर आपसे पूछेगा कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पहचाने वाली गैसें कौन सी, ठीक है, इन 6 के अलावा ऑप्शन में अगर कोई भी नाम मिल जाएगा तो वो नहीं होगी, चाहे वो फिर ओजोन हो, चाहे CFC हो, चाहे HCFC हो, ठीक है। कोई भी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत नहीं मानी जाएगी सिवाय इन 6 गैसों के, ठीक है। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया भी है कि निम्न में से कौन सी गैस जो है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पहचानी गई, या किस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के तहत शामिल किया गया। तो इन 6 गैसेस के नाम याद रखना है, ठीक है। फिर इसमें कुछ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म को अपनाया गया, जिसमें एक है CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है उसका नाम, यानी कि स्वच्छता विकास युक्ति। अगला नाम आता है इमिशन टारगेट या इमिशन ट्रेडिंग। अगला नाम आता है इमिशन ट्रेडिंग यानी कि उत्सर्जन व्यापार, ठीक है। और एक आता है जॉइंट मैनेजमेंट, ठीक। तो ये 3 जो है मार्केट बेस्ड इसमें क्या है मैकेनिज्म है, जिन्हें अपनाया गया ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसके बारे में लिखते हैं। चलो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए विकसित देशों के बीच एक समझौता है। अगला पॉइंट है बेटा, इसमें पहली बार निकल के क्या है, ये केवल विकसित देशों पे बातें कर रहे हैं,
तो क्योटो प्रोटोकॉल केवल और केवल विकसित देशों के लिए बाध्यकारी है, विकासशील देशों के लिए नहीं। पहली बात ये निकल गया। अगला वर्ड इसमें लिखो, यह केवल विकसित देशों पर ही, यह केवल विकसित देशों पर ही बाध्यकर है, यह केवल विकसित देशों पर ही बाध्यकर है तथा उन पर साझा किंतु साझा मतलब हिस्सेदारी, साझा किंतु विभेदित करते हैं ना, वही विभेदित जिम्मेदारी, साझा किंतु विभेदित जिम्मेदारी और संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत के तहत, क्षमताओं के सिद्धांत के तहत अधिक बोझ डालता है, क्योंकि यह मानता है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए, विकसित देश काफी हद तक जिम्मेदार है, विकसित देश काफी हद तक जिम्मेदार हैं। ठीक है बेटा, इसमें जो पॉइंट निकल गया है वो क्या है, ये केवल किसके लिए बाध्यकारी है, विकसित देशों के लिए। क्यों? क्योंकि ये प्रोटोकॉल ये मानती है क्योंकि जितना ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है वो विकसित देशों के द्वारा सर्वाधिक हो रहा है, तो इसीलिए क्या है, ये विकसित देशों के लिए बाध्यकारी हो जाती है। ठीक है, लेकिन विकासशील देशों के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो इसमें दूसरी बात क्या निकल के आ रही है, विकासशील देशों के लिए ये बाध्यकारी नहीं है। अगला पॉइंट है इसमें, तो इसको एडॉप्ट कब किया गया, तो इसको बारे में लिखते हैं, एडॉप्टेड ऑन, यानी कि इसमें लिखो इस तरीके से, क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 में अपनाया गया था। अगला पॉइंट, भारत द्वारा इसे सन 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई। भारत द्वारा इसे सन 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई। भारत द्वारा इसे सन 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई और यह पूरे विश्व में 16 फरवरी 2005 से और यह पूरे विश्व में 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुई और यह पूरे विश्व में 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुई। क्योटो प्रोटोकॉल का एक महत्वपूर्ण तत्व, लचीले बाजार तंत्र, फ्लेक्सिबल मार्केट बेस्ड, लचीले बाजार तंत्र की स्थापना करना था जो उत्सर्जन परमिट के व्यापार पर उत्सर्जन परमिट के व्यापार पर आधारित है।
इसी में जो ये मेन पॉइंट लिखा है इसी में नंबर 1 करके लिख दो। इस तरीके से होमवर्क में नंबर 1 ऐसे करके बना के लिख दो। हालांकि क्योटो प्रोटोकॉल 3 बाजार आधारित तंत्रों के माध्यम से अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त साधन भी प्रदान करता है। जैसे नंबर 1 स्वच्छ विकास तंत्र। नंबर 1 लिखो बेटा, स्वच्छ विकास तंत्र। इसी को बोलते हैं CDM या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसी को क्या लिखते हैं? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? CDM। इस वाले को जरा विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में निवेश हेतु स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है बेटा, अगला है इसमें कार्बन उत्सर्जन व्यापार। इसको लिखते हैं कार्बन एमिशन ट्रेडिंग। उत्सर्जन अनुमतियों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। यह उत्सर्जन अनुमतियों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। ठीक है बेटा, अगला नंबर 3 पे संयुक्त कार्यान्वयन।
इसको बोलते हैं ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन इसमें CDM ये वाला CDM और JI, ये वाला J और I, CDM और JI मतलब ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। CDM और JI दोनों के साथ, CDM और JI दोनों के साथ देश उत्सर्जन कम करने वाली परियोजना में निवेश कर सकते हैं और क्रेडिट स्कोर प्राप्त कर सकते हैं ठीक है बेटा। और क्रेडिट स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। अगला हेडिंग छोटा सा इसी से संबंधित है, कार्बन क्रेडिट। इसी के बाद लिखना है छोटा सा हेडिंग डाल के कार्बन क्रेडिट। देखो बेटा, ये इसको इस तरीके से समझो, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करना। ये एक्चुअल में होता क्या है, अगर किसी विकसित देश द्वारा या किसी देश द्वारा अत्यधिक मात्रा में CO2 का उत्सर्जन किया जाए या ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन किया जाए तो उसके कार्बन क्रेडिट घटता है, तो उसका कार्बन क्रेडिट क्या होगा बेटा, घटेगा। ठीक है। और वहीं अगर किसी दूसरा देश जो है जो कि अल्प विकसित है या विकासशील है, अगर वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करता है तो उसके कार्बन क्रेडिट में क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, तो उसके कार्बन क्रेडिट में क्या होगा, वृद्धि होगी। तो एक कार्बन क्रेडिट बराबर होता है 1 टन CO2 के। एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है, 1 टन CO2 के। 1 टन CO2 के बराबर होता है एक कार्बन क्रेडिट। तो इसका मतलब ये है, अगर कोई भी देश 1 टन CO2 को घटाता है वातावरण से तो उसको एक कार्बन क्रेडिट मिलता है। इसका क्या मतलब बेटा, अगर कोई भी देश 1 टन CO2 को वातावरण से हटाता है तो उसको एक कार्बन क्रेडिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर CO2 के उत्सर्जन की निर्धारित सीमा कितनी है, CO2 उत्सर्जन इसके निर्धारित सीमा कितनी है बेटा, हमने माना यहाँ पे 10 टन की है। CO2 उत्सर्जन की निर्धारित सीमा क्या है, यहाँ पे 10 टन की है। लेकिन कोई देश, अगर कोई देश इस निर्धारित सीमा से ज्यादा CO2 का उत्सर्जन करता है, सपोज अगर 12 टन का उत्सर्जन करता है, तो कितना ज्यादा कर रहा है, 2 टन का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है। तो ये कितना उत्सर्जन ज्यादा करेगा, मतलब 2 टन का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो 2 टन का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसका जो कार्बन क्रेडिट स्कोर है उसमें 2 अंकों की कटौती की जाएगी। 2 अंकों की कटौती की जाएगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 2 टन इसने ज्यादा उत्सर्जन किया है, तो ज्यादा उत्सर्जन करने वाले देश के कार्बन क्रेडिट में कितने की कटौती की जाएगी, 2 अंकों की, यानी कि 2 कार्बन क्रेडिट की यहाँ पे कटौती हो जाएगी। ठीक है, और जब इनकी कटौती हो जाएगी तो ये क्या करते हैं बेटा, ये जो विकासशील देश हैं उनमें ऐसी परियोजनाओं के लिए निवेश देते हैं या कहते हो कि पैसा या वित्तीय सहायता देते हैं जो कि इस्तेमाल कर सके हरित ऊर्जा के उत्पादन में। ऐसा करके ये अपना जो खोया हुआ कार्बन क्रेडिट है उसको पुनः प्राप्त करते हैं। ऐसा करके क्या करते हैं, ये जो इनका खोया हुआ कार्बन क्रेडिट है उसको पुनः प्राप्त करते हैं। कैसे, विकासशील देशों में वित्तीय सहायता करते हैं। और किस लिए, ताकि वो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में निवेश कर सकें। बात समझ आ गई।
तो कार्बन क्रेडिट क्या है बेटा, ये 1 टन CO2 के जो उत्सर्जन है उससे संबंधित है, यानी कि 1 टन CO2 के उत्सर्जन की मात्रा को बताने के लिए हमें 1 कार्बन क्रेडिट प्राप्त होता है। बात समझ आ गई? तो इसको लिखो बेटा। हाँ, कुछ कह रहे हो क्या? चलो इसमें लिखो। यह एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र है कार्बन क्रेडिट के बारे में। यह एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र है जो ऐसा लगता है, यह एक व्यापार योग्य प्रमाण पत्र है जिसमें एक कार्बन क्रेडिट 1 टन CO2 उत्सर्जन, 1 टन CO2 उत्सर्जन की मात्रा को दर्शाता है, जिसमें एक कार्बन क्रेडिट 1 टन CO2 उत्सर्जन की मात्रा को दर्शाता है। इसलिए जो देश अपनी सीमा से अधिक CO2 उत्सर्जित करते हैं, जो देश अपनी सीमा से अधिक CO2 उत्सर्जित करते हैं, वे विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में निवेश करके अपना खोया हुआ कार्बन क्रेडिट पुनः प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा, तो कार्बन क्रेडिट की बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अगला लाइन डाल के इसी में क्योटो प्रोटोकॉल टारगेट गैसेस। इसी में अगला पॉइंट आ गया क्योटो प्रोटोकॉल टारगेट गैसेस। कितनी संख्या है इनकी? 6 कैसे है? 6 GHG ग्रीन हाउस गैसेस है। 6 ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है CO2, नंबर 2 मीथेन, नंबर 3 नाइट्रस ऑक्साइड, इसको नाम भी लिख देना, नाइट्रस ऑक्साइड, नंबर 4 सल्फर हेक्सा क्लोराइड, इसी को SF6 भी बोला जाता है। और उसके बाद 5वीं गैस जो है HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और 6ठी गैस परफ्लोरोकार्बन, इसी को PFC बोला जाता है। तो ये 6 गैसें हैं जो कि क्योटो प्रोटोकॉल टारगेट के तहत पहचानी गई है और इन्हीं के उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, इन्हीं गैसों के उत्सर्जन पर कम करने पर ध्यान दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत।
तो ये गैसेस के नाम इंपॉर्टेंट है नहीं। क्लियर हो गया? अगला हेडिंग डाल के अगला पॉइंट बना के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत दो प्रतिबद्धता अवधि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत दो प्रतिबद्धता अवधि को निर्धारित किया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत दो प्रतिबद्धता अवधि मीन्स इट हैज टू कमिटमेंट पीरियड्स। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत दो प्रतिबद्धता अवधि को निर्धारित किया गया है। डैश नंबर एक करके जो पहली अवधि है उसका नाम, उसका टाइम पीरियड मतलब है नाम, जो इसमें टू कमिटमेंट पीरियड आ रहे हैं निकल के, टू कमिटमेंट पीरियड इसमें जो पहला पीरियड है यानी फर्स्ट पीरियड कब से कब तक है उसका जिक्र कर रहे हैं। ये है बेटा 2008 से लेके 2012 तक के लिए, और जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड है वो है 2013 से लेके 2020 तक के लिए। दोनों के नाम लिखो, दोनों की ड्यूरेशन लिखो। और जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड है ये 2012 में दोहा संशोधन के तहत अपनाई गई। 2012 में दोहा संशोधन के तहत अपनाया गया। ठीक है बेटा, जो दूसरा कमिटमेंट पीरियड है यानी कि 2013 से लेकर 2020 तक का, ये कब अपनाया गया? तो 2012 में दोहा संशोधन के तहत अपनाया गया। ठीक है बेटा, इतनी बात सुनो जी। अगला पॉइंट बना के लिखो, अगली हेडिंग डाल के लिखो, क्योटो प्रोटोकॉल के समक्ष चुनौतियां। क्योटो प्रोटोकॉल के समक्ष चुनौतियां। क्योटो प्रोटोकॉल के समक्ष चुनौतियां नंबर 1 करके लिखो। महत्वपूर्ण गैर भागीदारी ब्रैकेट में लिखो। जैसे अमेरिका द्वारा इसे सहमति ना दिया जाना। नंबर 2 विकास और प्रतिस्पर्धात्मक पर प्रभाव के संबंध में आर्थिक चिंताएं। नंबर 3 जटिल प्रक्रियाएं और नौकरशाही। क्योटो प्रोटोकॉल की सफलता। इसमें नंबर 1 करके लिखो।
भावी जलवायु समझौतों के लिए, भावी जलवायु समझौतों के लिए आधार प्रदान करना, भावी जलवायु समझौतों के लिए आधार प्रदान करना। नंबर 2, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक जागरूकता तथा नवाचार को बढ़ावा देना, नंबर 3, टिकाऊ परियोजनाओं के निर्माण हेतु विकासशील देशों में क्षमता का निर्माण। ठीक है बेटा, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में था, जो कि इंफॉर्मेशन लिखी गई है इसमें क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में है। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद जो अगला क्लाइमेट चेंज से संबंधित समझौता हो रहा है वो है पेरिस समझौता। तो इसी के तहत अगला जो हमारा मेन हेडिंग आ जाएगा वो है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट, हाँ बेटा बोलो कौन क्या कह रहा है? पेरिस एग्रीमेंट यानी कि पेरिस समझौता। ठीक है, पहली बात, ये कौन सी कॉप के दौरान अपनाया गया? सबसे पहला सवाल क्या है, किस कॉप सम्मेलन के दौरान इसे अपनाया गया? तो वो है कॉप 21, कॉप 21 के दौरान अपनाया गया, यानी 2015 में कॉप 21 के दौरान। अपनाया गया। ठीक है, 2015 में कॉप 21 के दौरान अपनाया गया। संबंधित किससे है? जलवायु परिवर्तन का। ठीक है, जलवायु परिवर्तन मतलब एक तरीके से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से ही संबंधित है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने से संबंधित है। इसमें लिखो बेटा संबंधित किससे? अगला पॉइंट, ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को, ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने से संबंधित है। और अगला पॉइंट है रेटिफाइड, इंडिया रेटिफाइड। अगला पॉइंट को भारत द्वारा इसे 2 अक्टूबर 2016 को सहमति प्रदान की गई। भारत द्वारा इसे 2 अक्टूबर 2016 को सहमति प्रदान की गई। जबकि पूरे विश्व में यह है, 4 नवंबर 2016 को प्रभावी हुआ। जबकि पूरे विश्व में यह 4 नवंबर 2016 को प्रभावी हुआ। तो ये डेट बेटा मैंने बोर्ड पे लिख दी ना। जबकि पूरे विश्व में यह 4 नवंबर 2016 को प्रभावी हुआ। नोट करके लिखो, या बल्कि यहीं पे लिख लेना जहाँ पे 21 लिखा हुआ है, कॉप 21। तो कितने देशों, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, कितने देशों के दौरान से 2015 में सहमति प्रदान की गई? एक क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कि कितने देशों के द्वारा 2015 में कॉप 21 को सहमति प्रदान की गई? तो इसमें है, यहीं पे लिखो 196 देशों द्वारा, 196 देशों द्वारा स्वीकृत यह सहमति प्रदान की गई। यहीं पे 196 देशों द्वारा इसको सहमति प्रदान की गई। ठीक है, अपनाए जाने के दौरान। ठीक है, इसके बारे में कुछ खास बातें होगी। पेरिस समझौते की मुख्य बातें। पेरिस समझौते की मुख्य बातें।
जलवायु परिवर्तन से तत्काल निपटने, जलवायु परिवर्तन से तत्काल निपटने तथा टिकाऊ और गरीबी मुक्त भविष्य सुनिश्चित करने तथा टिकाऊ और गरीबी मुक्त भविष्य सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए पेरिस जलवायु समझौता तैयार किया गया। नंबर 2, अगला पॉइंट होता है वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तथा वैश्विक तापन की सीमा 1.5 डिग्री सेल्सियस तथा वैश्विक तापमान की सीमा 1.5 डिग्री सेल्सियस निर्धारित की गई। अगला पॉइंट तापमान संबंधी इस दीर्घकालीन लक्ष्य को पाने के लिए 2050 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए सदस्य देशों में 2020 में अपनी कार्य योजनाएं प्रस्तुत की, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान ब्रैकेट में nationally determined contributions, शॉर्ट फॉर्म में NDC, nationally determined contribution डैश शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे NDC कहा जाता है। तो NDC टर्म ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो NDC वास्तव में है क्या बेटा? देशों ने एक कार्य योजना प्रस्तुत की, इसलिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया कार्बन तटस्थता को हासिल करने का 2050 तक, तो उसके लिए जो कार्य योजना प्रस्तुत की उसी को क्या बोला गया? NDC, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। तो NDC क्या है? एक तरीके से देशों द्वारा निर्धारित की गई कार्य योजना, ठीक है। इतना सच में आता है। विकसित देशों द्वारा, अगला पॉइंट, विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त के माध्यम से
विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में विकासशील और अल्प विकसित देशों की मदद करना। छोटा सा हेडिंग डालो वहीं पे, पेरिस समझौता और भारत। छोटा सा हेडिंग डालो, पेरिस समझौता और भारत। और इसमें लिखो जरा नंबर करके, पेरिस समझौता और भारत, इसमें लिखो। उत्सर्जन तीव्रता नंबर एक करके लिखना। उत्सर्जन तीव्रता को लगभग 35% तक कम करना। उत्सर्जन तीव्रता को लगभग 35% तक कम करना। उत्सर्जन तीव्रता को लगभग 35% तक कम करना। इसके लिए 2030 को लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया गया। इसके लिए 2030 को लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया गया और आधार वर्ष 2005 को बनाया गया। नंबर 2, जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली पर निर्भरता को कम करना। जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली पर निर्भरता को कम करना तथा बिजली की लगभग 40% जरूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरी करना। तथा बिजली की लगभग 40% जरूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरी करना। अगला पॉइंट, वन क्षेत्र के रूप में कार्बन सिंक क्षमता में सुधार करना। अगला भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा पर अपनी निर्भरता को 2015 के 35 गीगावाट से बढ़ाकर 2022 तक 175 गीगावाट करने का 175 गीगावाट करने का निर्णय लिया। एक और सरकार निजी और सार्वजनिक पक्षों को स्वच्छ ऊर्जा में अपना निवेश बढ़ाने के लिए
स्वच्छ ऊर्जा में अपना निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सफल रही। प्रेरित करने में सफल, ठीक है बेटा। तो ये पेरिस समझौते के बारे में हो गया, ठीक। तो कुल मिला के हमने आज 2 एग्रीमेंट देखे। पहला क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरा क्या है, पेरिस समझौता। दोनों ही एक तरीके से, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में कटौती करने से, और जो पेरिस समझौता है ओवरऑल जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस, क्योटो प्रोटोकॉल टारगेट गैसेस के नाम याद रखने हैं, कमिटमेंट पीरियड याद रखना है, कब से कब तक के हैं, जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी कि जो मार्केट आधारित जो लचीले तंत्र हैं जिनकी हमने बात की वो 3 हैं। मार्केट आधारित लचीले तंत्र में 3 जो है प्रोसेस है। उसका पहला नाम क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी स्वच्छ विकास युक्ति, और अगला नाम क्या है, उत्सर्जन व्यापार यानी कार्बन उत्सर्जन व्यापार, ठीक है। और अगला है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। तो इन तीनों के नाम याद रखना है। कार्बन क्रेडिट किसे कहते हैं ये याद रखना है। एक कार्बन क्रेडिट कितने के बराबर होता है, मतलब 1 टन CO2 के बराबर होता है, ठीक है, इसे याद रखना है। फिर उसके बाद ये भी याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल में कि USA ने क्योटो प्रोटोकॉल को कभी भी अपनी सहमति नहीं दी, और साथ ही साथ कनाडा ने 2012 में इससे अपनी सहमति वापस की, ठीक है बेटा। ये खास बातें जो याद रखती है। उसके बाद पेरिस समझौते की अगर बात करें तो पेरिस समझौता COP21 जो कि 2015 में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, पेरिस में हो रहा है। कितने देशों ने इसमें सहमति जारी की, 196 देशों ने सहमति जारी की। भारत द्वारा कब रेटिफाई किया गया, 2 अक्टूबर 2016 को रेटिफाई किया गया, और पूरे विश्व में कब लागू हो रहा है, 4 नवंबर 2016 को लागू हो रहा है। इतनी बातें यहाँ से याद रखनी है, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद हमने देखा कि इसकी जो खास बातें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। एक तरीके से इसमें जो NDC यानी प्रतिबद्धता जारी हुई है, तो NDC यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो निकल के आ रहा है। तो NDC क्या है, विभिन्न देशों द्वारा जारी किए गए कार्य योजना, ताकि जो हमारी कार्बन तटस्थता का लक्ष्य है उसको हासिल किया जा सके 2050 तक के लिए, ठीक है। तो इसे याद रखना है। और भारत और पेरिस समझौता जो हमने देखा अभी, तो यहाँ पे एक तरीके से पूरा का पूरा जोर दिया गया है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पे। तो यहाँ पूरा का पूरा जो जोर दिया जा रहा है वो क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पे ध्यान दिया जा रहा है, ताकि जो हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उनका इस्तेमाल कम करके हम नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित रह सकें, और बिजली उत्पादन की जो समस्या यानी कि जो हम फॉसल फ्यूल का जहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे हम किस चीज़ का इस्तेमाल करें, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ 2022 तक जो लक्ष्य था हमारा 175 गीगावाट का, इसे प्राप्त किया जाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट यानी कि सरकार और निजी तंत्र की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। तो इसमें ये बातें यहाँ पे याद रखना है पेरिस में 12 समझौते के तहत। तो कुल मिला के जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है और पेरिस समझौता इसे हमने आज पूरा किया। तो ये UNFCCC यहीं पे हमारा पूरा होगा, ठीक है बेटा। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जरूरी है क्योंकि इसमें पूछा जाता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है तो उसको देखो। अगला टॉपिक है या अगली संधि आ रही है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, हाँ UNFCCC से फिनिश हो। उसके बारे में 2 बातें याद रखनी है बस, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस, ठीक है। और साथ साथ में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि UNFCCC है क्या, अडॉप्ट कब हो रहा है, 1992 में अनसेट के परिणाम स्वरूप अडॉप्ट हो रहा है, ठीक है। तो कुछ खास बातें वहाँ पर भी याद रखनी है हमें। और UNFCCC किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे देखो बेटा, जाहिर सा नाम है कि पक्षियों का नाम निकल गया है, पक्षियों का नाम निकल गया है। तो मतलब इसका क्या होगा, पक्षियों उनके आवास और जैव विविधता को संरक्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया एक समझौता या अंतर्राष्ट्रीय संधि, क्या है ये, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल कहलाती है, ठीक है। तो इसे 1922 में पहली बार अपनाया गया। कब अपनाया गया, 1922 में पहली बार अपनाया गया था। और किससे संबंधित है, सीधे सीधे इसको लिखोगे
कि पक्षियों, उनके आवासों और जैव विविधता को संरक्षित करने के प्रयासों से संबंधित है। ठीक है, दो बातें क्या निकल के आई? 1922 में पहली बार इसको अपनाया गया और किससे संबंधित है? पक्षियों, उनके आवासों और जैव विविधता के संरक्षित करने से प्रयासों से संबंधित है। ठीक है, चलो इसमें दो बातें लिख दो। यह संगठन तक होता है, यह संगठन पक्षियों, यह संगठन पक्षियों उनके आवासों, यह संगठन पक्षियों उनके आवासों और जैव विविधता को संरक्षित करने के प्रयासों से संबंधित है, और जैव विविधता को संरक्षित करने के प्रयासों से संबंधित है। नंबर 2 पॉइंट लिखो अपना। इसे वर्ष 1922 में स्थापित किया गया और इसे वर्ष 1922 में स्थापित किया गया और इसे इंटरनेशनल काउंसिल और इसे इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा इसे? ICBP नाम दिया गया और इसे ICBP या इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन नाम दिया गया। इसे बाद में इसका नाम बदलकर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल किया गया। बाद में इसका नाम बदलकर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल किया गया। अगला पॉइंट, यह पक्षियों तथा उनके आवासों को संरक्षित करने के प्रयासों, ये पक्षियों तथा उनके आवासों को संरक्षित करने के प्रयासों के तहत विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी संस्था तो है, पर किससे संबंधित है? पक्षियों और उनके आवासों से संरक्षित करने से। ठीक है, अगर सबसे बड़ी पूछा जाएगा तो सबसे बड़ी वैसे नहीं है, लेकिन किस रेफरेंस पे सबसे बड़ी है? तो पक्षियों और उनके आवासों को संरक्षित करने के तहत ये सबसे बड़ी संस्था है, संगठन। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, यह आधिकारिक तौर पर IUCN के लिए, पक्षियों के लिए रेड डाटा या रेड लिस्ट प्राधिकरण का कार्य करता है। अगला पॉइंट, यह उन स्थलों की पहचान करता है जिन्हें महत्वपूर्ण
पक्षी तथा जैव विविधता क्षेत्र के नाम से जाना गया हो, जैव विविधता क्षेत्र के नाम से जाना गया हो। ठीक है बेटा, तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में इतना ही। तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है? पहली बार इसे अडॉप्ट कब किया जा रहा है? 1922 में। किस नाम के तहत? ICBP, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन। बाद में इसका नाम बदल के क्या हो रहा है? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, जो कि पक्षियों और उनके आवासों को सुरक्षित करने के प्रयास में सबसे बड़ी या सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा कि ये पक्षियों के लिए रेड लिस्ट अथॉरिटी का काम करता है IUCN के तहत। क्या काम करता है? IUCN के तहत ऑफिशियली रेड लिस्ट अथॉरिटी का काम करता है ये वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। फिर उसके बाद ऐसी साइट्स को पहचानता है जो कि इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज होते हैं, यानी महत्वपूर्ण पक्षी और बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र का काम करें। ऐसे स्थलों की क्या करता है? पहचान करता है। ठीक है। तो अगला हेडिंग है, ये अगला हमारा जो कन्वेंशन है उसका नाम है, अगला जो संस्था है या संधि है इस तरीके से IUCN। क्या है जरा इसकी फुल फॉर्म बताओ? बहुत ज़्यादा सुना होगा इसके बारे में, IUCN के बारे में सुना होगा बेटा? हाँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म देखो पहले, इंटरनेशनल यूनियन फॉर conservation of nature and natural resources. Natural। देखो बेटा, इसका उद्देश्य इसके नाम में ही छुपा है। इसका उद्देश्य इसके नाम में ही छुपा है। ठीक है। तो ये जो संगठन है हमारा या ये जो संस्था है, इसका उद्देश्य जो है इसके खुद के नाम में छुपा है। क्या काम करेगा? प्रकृति को बचाने का और साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों को बचाएगा। ठीक है। तो इसका उद्देश्य इसके नाम में छुपा है। क्या काम करेगा? प्रकृति को बचाना और साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों को बचाना इसका उद्देश्य है। ठीक है। तो पहली बार इसको यानी कि अपनाया कब जा रहा है? 1948 में। तो ये अडॉप्ट कब हुई है? अडॉप्टेड ऑन 1948। ठीक है। क्या ये यूनाइटेड नेशन से इसका कोई संबंध है? क्या संयुक्त राष्ट्र से इसका कोई संबंध है? एक सवाल पूछा गया था PCS में, क्या IUCN का संयुक्त राष्ट्र से कोई संबंध? तो नहीं है। तो इसका संयुक्त राष्ट्र से संबंध नहीं है, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है ये उनसे अलग हटके एक संगठन है या संधि एक तरीके से। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन से इसका संबंध नहीं। क्या लगा? तो ये निकलता है इसका। तो यहाँ पे चाहो तो लिख लो नोट करके, यूनाइटेड नेशन से इसका संबंध नहीं। ये इस तरीके से लिखो, ये यूनाइटेड नेशन का अंग नहीं है बेटा। ये यूनाइटेड नेशन का अंग नहीं है, संबंध की जगह अंग करो। ये यूनाइटेड नेशन का अंग नहीं है। ठीक है। जो बाकी के हमने अभी तक के कॉन्फ्रेंस पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या थे? यूनाइटेड नेशंस का अंग थे, पर ये यूनाइटेड नेशन का अंग नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और याद रखें, ये है क्या वास्तव में? तो ये एक साझेदारी का काम करता है किसके बीच में? सरकारों और जो NGOs यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके मध्य एक साझेदारी का काम करता है। तो इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन कौन है बेटा? ये यानी कि गवर्नमेंट प्लस NGOs। NGOs मतलब स्वयं एक तरीके से कह सकते हो गैर सरकारी संगठन। NGO क्या हो जाएगा? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब गैर सरकारी संगठन। ठीक है।
तो एनजीओ का क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गैर सरकारी संगठन। तो एक तरीके से गवर्नमेंट प्लस एनजीओ ये दोनों को शामिल करता है। तो क्या करेगा ये, गवर्नमेंट प्लस एनजीओ दोनों को शामिल करता है, दोनों इसमें शामिल है, दोनों शामिल है इसमें। ठीक है बेटा, तो गवर्नमेंट प्लस एनजीओ इसमें दोनों शामिल है। ठीक है, और ये किसके लिए जाना जाता है, ये जाना किसके लिए जाता है, ये रेड लिस्ट को जारी करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, रेड लिस्ट या रेड डाटा लिस्ट को जारी करने के लिए जाना जाता है। अगला पॉइंट इसे IUCN रेड लिस्ट, इसे IUCN, पूरा नाम बेटा रेड लिस्ट का नाम होता है IUCN रेड लिस्ट। इसे IUCN रेड लिस्ट प्रकाशित करने के लिए, इसे IUCN रेड लिस्ट प्रकाशित करने के लिए भली भांति जाना जाता है। इसे IUCN रेड लिस्ट प्रकाशित करने के लिए भली भांति जाना जाता है। ठीक है, तो IUCN जो रेड लिस्ट है वो कौन जारी करेगा, IUCN। ठीक है, वहीं पे छोटा पहले इसका अच्छा हेडक्वार्टर लिखो। इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर बेटा ग्लैंड में है, ग्लैंड, इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, और ग्लैंड का है स्विट्जरलैंड में एक जगह है। इसका हेडक्वार्टर का IUCN का हेडक्वार्टर है ग्लैंड, और ग्लैंड कहाँ है, तो ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, यहाँ पे इसका क्या है, हेडक्वार्टर। इसी के तहत अगली हेडिंग डालो, IUCN रेड लिस्ट। इसी के तहत IUCN के तहत अगली हेडिंग डालो, IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट की बात करते हैं पहले। तो इसे जारी कौन करेगा, जाहिर सी बात है IUCN जारी करेगा। संबंधित किससे है, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनका आकलन करने से संबंधित है, ताकि उन्हें एक उचित दर्जा दिया जा सके। 9 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है दर्जा। तो ये किससे संबंधित है, संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके कंजर्वेशन स्टेटस के आधार पर उचित दर्जा देने से संबंधित है। इससे संबंधित है जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको संरक्षित करने के प्रयास के संबंध में उचित दर्जा देने से संबंधित है। ठीक है, पहली बात। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई है। ठीक है, और किससे संबंधित है, थ्रेटेंड स्पीसीज। तो इसका संबंध बेटा किससे है, थ्रेटेंड स्पीसीज, थ्रेटेंड स्पीसीज को इनके संरक्षित करने में, इनके संरक्षित करने के प्रयास और इन्हें उचित दर्जा देने से संबंधित। ठीक है, स्थापना कब हो रही है, 1964। तो इसकी स्थापना 1964 में हो रही है। 1964 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन और समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। जो थ्रेटेंड नाम है, ये क्या है, एक्चुअली ग्रुपिंग ऑफ 3 सब कैटेगरीज। ये 3 श्रेणियों का एक ग्रुप है या दल। तो क्या है ये, 3 श्रेणियों का दल है। जरा हम इसको इतना लिख ले बेटा। ठीक है, अगर रेड लिस्ट पूछा जाए तो किससे संबंधित है, तो IUCN रेड लिस्ट का संबंध किससे, थ्रेटेंड स्पीसीज। ठीक है, और इसी को हिंदी में कहते हैं संकटग्रस्त प्रजाति,
संकटग्रस्त प्रजाति। ठीक है, तो IUCN रेड लिस्ट का संबंध किससे है? संकटग्रस्त प्रजातियों से है। ठीक है, और उन्हें उचित दर्जा देने से संबंधित है। ठीक है बेटा, इतनी बात याद रखिए। इसका गठन कब हो रहा है? 1964 में हो रहा है। अब चलो हम बात करते हैं कि जो थ्रेटन स्पीसीज है वास्तव में क्या है। ये 3 कैटेगरी का एक दल है। इसको मैं यहाँ देख लूँ, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं। तो जो थ्रेटन जो शब्द है यहाँ पे, ये शब्द क्या है? ग्रुपिंग ऑफ 3 कैटेगरीज। ग्रुपिंग ऑफ 3 कैटेगरीज मतलब जो 3 जो हमारी श्रेणियां हैं उनका एक दल है। 3 कैटेगरीज। ठीक है, और इनमें जो ग्रुप 1 क्या आ रहा है 3 कैटेगरीज का, वो कौन कौन है उसको लेते। तो इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे पहली कैटेगरी है वल्नरेबल। इसको मिटा देना है। पहली कैटेगरी है वल्नरेबल। वल्नरेबल। फिर है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड। फिर है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। यहाँ पे तीसरी वाली क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड। ठीक है, अब इसके हिंदी नाम में लिख लो। और इसको कहते हैं सुभेद्य या असुरक्षित। इसको बोलते हैं लुप्तप्राय। लुप्तप्राय। और इसको बोलते हैं गंभीर रूप से संकटग्रस्त या गंभीर रूप से लुप्तप्राय। इसको बोलेंगे गंभीर रूप से लुप्तप्राय। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया? गंभीर रूप से लुप्तप्राय। तो यहाँ पे जो थ्रेटन शब्द है ये क्या है? ग्रुपिंग ऑफ 3 कैटेगरीज, जिसमें पहला क्या हो जाएगा? वल्नरेबल, दूसरा क्या हो जाएगा? एंडेंजर्ड, और तीसरा क्या हो जाएगा? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये मतलब ये 3 कैटेगरी मिलकर क्या बनाती है? थ्रेटन शब्द बनाती है। ठीक है, तो इन तीनों के नाम याद रखें। और रेड लिस्ट का संबंध किससे है? तो थ्रेटन स्पीसीज। और थ्रेटन में कितनी कैटेगरी है? 3। कौन कौन सी है? वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हिंदी नाम अपने आप पढ़ लेना, याद कर लेना। मुझे इंग्लिश में इससे लगता है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। 10:30 हो गया। पॉज कर दो बेटे। ठीक है, क्या बोला था सर से? सर
गई है, फिर से स्टार्ट हो गई।